नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि अगर हम कोई भवन निर्माण कार्य शुरू करने जा रहे हैं, किन-किन बिंदुओं का ध्यान रखें ताकि हमारा कार्य संपूर्ण सफलतापूर्वक संपन्न हो, निर्माण कार्य संपन्न हो और साथ में कंस्ट्रक्शन भी निर्विरोध रूप से पूर्ण हो और ये सारी क्रियाएँ वास्तुसम्मत, वास्तुशास्त्र के अनुसार। यहाँ पे मैं 2 विषयों को छोड़ूँगा, पहला है प्लॉट का चयन। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग प्लॉट खरीद चुके हैं और दूसरा है उस प्लॉट पे कैसे डिज़ाइन और लेआउट प्लान करें। क्योंकि दोनों अलग चीज़ें हैं। प्लॉट की एनर्जी को चेक करना वो यहाँ पे बताया नहीं जा सकता वीडियो में किसी भी तरीके से, तो हर समय वीडियो के माध्यम में स्किप किया जाएगा। प्लॉट की फिजिकल विजिट के बाद ही मेजरमेंट किया जा सकता है और बताया जा सकता है। और दूसरी चीज़ है नक्शा, आर्किटेक्चर ड्राइंग, वो कैसे वास्तु अनुसार बने, रूम कहाँ पे रहे, लैट्रिन कहाँ पे रहे, इत्यादि बना। तो जहाँ तक उन विषयों की बात आ रही है वो भी मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि आपका प्लॉट किस फेसिंग पे है। यहाँ पे मैं कोई भी बात करूँगा तो मैं न्यूट्रल बात कर रहा हूँ। किसी भी फेस का कोई भी प्लॉट हो उसमें ये सारे नियम जिनकी मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वो लागू होंगे। तो 2 विषय को भूल जाइएगा। मैं अभी ये मान के चल रहा हूँ कि आपके पास प्लॉट है, नक्शा बन चुका है, कंस्ट्रक्शन कार्य शुरू होने वाला है। तो सबसे पहला विषय है यहाँ पे जो अपनाता है प्लॉट की सफाई। क्योंकि आज के समय में जितने भी हमारे टेक्स्ट में लिखे हुए हैं ज़मीन इस प्रकार की होनी चाहिए, ज़मीन का ढलान ऐसा होना चाहिए, ज़मीन पे ये पेड़ नहीं लगे होने चाहिए, दीमक नहीं होनी चाहिए, चींटी नहीं होनी चाहिए, बहुत सारी जो चीज़ें उसमें दी गई हैं वो आज के समय मिलना असंभव है। क्योंकि जितनी अच्छी ज़मीनें थी, जो शहर के बीच की ज़मीनें थी, उस पर कंस्ट्रक्शन हो चुका है। तो बाकी बची क्या? बाकी बची बाहर की ज़मीनें, शहर के आउटर एरिया की बंजर ज़मीनें, किसान की ज़मीनें, बगीचे की ज़मीनें। तो उन सभी में आपको दीमक भी मिलेंगे, कोई ना कोई पेड़ मिलेगा, उसका स्लोप कहीं रहेगा, आपका फेसिंग कहीं, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें कंट्राडिक्शन है। उसको अगर आप एक्यूरेट करना चाहेंगे तो शायद मेरे हिसाब से आपको ज़मीन ही नहीं मिल पाएगी। तो ज़मीन आप ले चुके हैं, सबसे पहला मुद्दा ये, सबसे पहला कार्य वहाँ पे आप ये किया करिए कि ज़मीन की साफ-सफाई। अब यहाँ पे वास्तुशास्त्र को आप लागू कर दीजिए। ज़मीन आपने खरीद लिया, या मान लीजिए आपने पूरब मुखी ज़मीन खरीदी और उसका स्लोप साउथ को है, गलत है, नहीं होना चाहिए। कैसे करेंगे? और उसमें बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हैं, दीमक है, तो पहले एक बार अच्छे से साफ सफाई करा दीजिए। संभव हो तो मिट्टी को निकलवा दीजिए, क्योंकि ये मिट्टी को निकलवाने वाला कार्य बहुत लोग, मैंने देखा है प्रैक्टिकल रूप से। मैं अभी लास्ट साइट की एक एग्जांपल देना चाहूँगा। वहाँ पे लगभग 2-2.5 फीट मलबा जो होता है, शहर के निकले हुए कचड़े जिसको बोलते हैं, मेट्रो सिटी में भी है और अपने बनारस वगैरह जो टायर 2 और टायर 3 के सिटी में, वहाँ पे भी नगर निगम जहाँ लागू हो चुका है, वो क्या करता है कि जो कचड़े हमारे पर डे इकट्ठे होते हैं वो कहीं ना कहीं डंप किए जाते हैं। फिर कोई ना कोई बिल्डर या प्लाटिंग करने वाला उसी मलबे से, क्योंकि बहुत सस्ता चीप मिलता है, उसी से उस ज़मीन को पाट के हाइड कर लेता है, क्योंकि ज़मीन तालाब की होती है वो। तो वहाँ पे यह ध्यान रखने योग्य है कि उस मिट्टी पर जो मटेरियल से वो डंप किया गया है, पाटा गया है, उसको निकलवा ज़रूर दीजिए। सबसे पहला कार्य, अगर वो गलत है, कचरा है। और दूसरा उसकी साफ-सफाई, स्लोप नहीं किधर मेंटेन कर पा रहे हैं, नहीं कुछ समझ में आ रहा, कुछ मत करिए, उसको ज़ीरो कर दीजिए। तो 0-0 लेवल पे कर दीजिए। सबसे पहला कार्य आपने किया, ज़मीन खरीदी, नक्शा बना। तीसरा कार्य, ज़मीन पे काम करने से पहले ज़मीन की लेवलिंग और ज़मीन की साफ-सफाई अत्यंत आवश्यक। और अगर इन 2 कार्यों के बीच में आपके पास समय हो, कंस्ट्रक्शन में आपके पास टाइम है, आपने ज़मीन खरीद ली, तो अगर संभव हो, ज़मीन पे अगर आपके घर के आस-पास हो या कोई हो, तो उसपे गाय कुछ दिन के लिए रख दीजिए। उससे क्या होगा कि अगर 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने गाय माता उस पे रह जाएँगी, तो ज़मीन की जो नेगेटिविटी होगी वो यथासंभव, या कह सकते हैं 100% वो ज़ीरो हो जाएगी। ये होगी ज़मीन की साफ-सफाई, ज़मीन की लेवलिंग, ज़मीन का शुद्धिकरण। अब हमारा दूसरा विषय आता है, लेवलिंग भी हमने चर्चा कर लिया है। अब हमारा आता है कि ज़मीन की मुहूर्त है, उस दिन पूजा करना चाहिए। यहाँ पे भूमि पूजन और नींव पूजन 2 विधान है। जनरली हमें देखने को मिलता ये है कि भूमि पूजन और नींव पूजन एक ही साथ किया जाता है। जैसा आपके कर्मकांडी पंडित जी आपको बताएँ, आपके घर के कुलगुरु जैसा बोले वैसा आप उसको कराइए, उसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है। वो आप अपने हिसाब से उसको करा सकते। अब उसके बाद आ गई लेआउटिंग प्लान। लेआउटिंग आपका आर्किटेक्ट आपके नक्शे के हिसाब से कर देगा। आगे बढ़ते हैं।
अब उसके बाद आगे न्यू खनन किधर से कार्य शुरू करें। यहाँ पे आपको पुनः अपने पंडित जी से जरूर कंसल्ट किया करिए कि जिस समय आप भूमि का खनन कार्य कराने जा रहे हैं उस समय जमीन सोई तो नहीं है, सुप्तावस्था में जमीन तो नहीं है। मुहूर्त निकालते वक्त ये अवश्य ध्यान रखें मुहूर्त के साथ, ऐसा तो नहीं पर्टिकुलर उस डेट पे जमीन सुप्तावस्था में है। मंगलवार की जमीन खनन कार्य न करें और भी मुहूर्त संबंधी पंडित जी से समझें। विशेष यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि राहु के मुख अनुसार ही खनन कार्य शुरू करें। क्या एक पर्टिकुलर सिद्धांत है, नियम है इसका। सूर्य की दिशा के आधार पर खनन कार्य किधर शुरू होगा, सूर्य जिस राशि में गोचर कर रहा होता है उसके हिसाब से वो डिसाइड होता है। ये आप ब्राह्मण जी से पंडित जी से पूछ लीजिएगा, वो आपको इसके बारे में अवगत करा देंगे। तो जो दिशा डिसाइड हो रही है उस दिशा से पहला न्यू खनन शुरू होगा और वो क्लॉकवाइज चलेगा। न्यू खन गई, अब उसके बाद आप कॉलम पहला डालेंगे। जो कॉलम डालेंगे अग्नि कोण का, उसमें जब आपकी न्यू पूजन की बात आ गई तो न्यू पूजन यहाँ पे आप करेंगे। ऐसा नहीं कि पहले ही न्यू पूजन करके पत्थर ईटा जो भी 5 ईंटें होते हैं और सारी चीज़ें जो होती हैं संकल्पित, वो आप अपने घर रख लेंगे और ये पूजन होने के बाद न्यू न्यू में एक कोने डाल देंगे। नहीं, बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि जब न्यू गड्ढा आपका ठेकेदार खन के दे, उसमें जब कॉलम की फुटिंग आप डालने लगे तब न्यू पूजन करवाएं, भूमि पूजन करवाएं और उसको फिर जो भी कच्छप इत्यादि जो भी सामान होते हैं वो अपने पंडित जी से समझ के उसको आप उसमें स्थापित। फिर हमारा बात आती है, काम शुरू हो चुका है, भूमि पूजन हो चुका, शिलान्यास पूजन हो चुका। काम कैसे करें? काम करते वक्त यह ध्यान रखें कि जो भी काम हो वो क्लॉकवाइज चले। अगर कोई कॉलम खड़ा किया जा रहा है, कोई भी दीवार खड़ी की जा रही है तो वो क्लॉकवाइज ही चले, ना कि एंटी क्लॉकवाइज चले। कभी उधर की दीवार चला दी, कभी इधर की नहीं। पहले अगर साउथ की दीवार आप चला रहे हैं, कोशिश करें कि सबसे पहले साउथ की दीवारें और साउथ की कॉलम सबसे पहले खड़े, फिर उसके बाद इस पूर्वी भाग और उत्तरी भाग में आप जाएंगे अपने कार्य को करने के लिए। उसके बाद आता है लेबर कहाँ पे रहे। लेबर घर में अगर जमीन है अगल बगल तो कोशिश करें अपने प्लाट के साउथ ईस्ट पार्ट में अग्नि कोण में उसको रखें। जो मटेरियल परचेज करके आप ला रहे हैं वो जगह अगर एक्सेस जगह है तो उसको स्टोर भी आप दक्षिणी भाग में कर सकते हैं, साउथ वेस्ट भाग में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विशेष ध्यान ये रहे कि जो बोरिंग आपकी हो चुकी होती है वहाँ पे कचरा ना हो, गंदा ना हो, लेबर वहाँ खा पी के दारू पी के फेंके नहीं, इसका विशेष ध्यान रखें। कंस्ट्रक्शन शुरू होने से कंस्ट्रक्शन खत्म होने तक ईशान कोण साफ रहे, सुथरा रहे। दिया जलता है जिस दिन न्यू पूजन होती है उससे लेके 21 दिन 41 दिन वो अवश्य करना चाहिए। रोज शाम को दिया प्लाट पे आपके अवश्य जलना चाहिए, एक बात ये। उसके बाद आ गई कि सेफ्टी टैंक या सोख्ता कई बार जनरली करने को देखा है। तो मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, दक्षिण मुखी और पश्चिम मुखी इन दो प्लाटों में कभी भी कंस्ट्रक्शन होने से पहले इन दो गड्ढों को न कराएं। जब आपका छत ढल जाए उसके बाद इसको करें, क्योंकि उसकी वजह से मुझे रुकावट मिलती है। उसका मुझे कारण ये समझ में आया कि हमारा मकान बना नहीं होता, उससे पहले ही हम पश्चिमी भाग को या दक्षिणी भाग में गड्ढा करके सेफ्टी टैंक सोख्ता का उसको बहुत ही नीचे कर देते हैं। वहाँ पे हमारा पृथ्वी तत्व इम्बैलेंस हो जाता है, जल तत्व इम्बैलेंस हो जाता है। तो हम तत्वा की बैलेंसिंग में नहीं जा रहे हैं यहाँ पे, तो नहीं कराना चाहिए। कहाँ पे नहीं कराना चाहिए? पश्चिम मुखी मकान और दक्षिण मुखी मकान में छत ढलने से पहले सेफ्टी टैंक और सोख्ता की गड्ढे की काम और उसकी चिनाई का काम आप नहीं करेंगे। जब आपका छत ढल जाएगा तब इस कार्य को आप करें। पश्चिमी और दक्षिणी भाग में कहाँ बनेगा ये दोनों, ये आप मत पूछिए, का सेपरेट वीडियो आएगा। वो आपके नक्शे पे डिपेंड करता है, वो आपकी रीडिंग पे डिपेंड करता है, वो आपकी कितना डिग्री आपका टिल्टेड है वो बात, मैं उस पर भी नहीं जा रहा हूँ। मोटे मोटे तौर पे किसी भी दिशा का मकान है, क्या क्या कंस्ट्रक्शन के दौरान हमें ध्यान रखना चाहिए, हम केवल उसकी बात अभी कर रहे हैं। एक विषय और ध्यान रखें कि जो भी जमीन कंस्ट्रक्शन एरिया है, जमीन भले बदगुनिया हो, डी शेप में हो, कोई दिक्कत नहीं, उसको भूल जाइए। बट जमीन पे बनने वाले रूम इत्यादि एरिया, जो कंस्ट्रक्शन एरिया या कारपेट एरिया जिसको बोला जाता है, वो 90 डिग्री पे अवश्य हो, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि रूम ही बदगुनिया बन जाए। उससे क्या दिक्कत आएगी? मान लीजिए सपोज करें किचन है, किचन का साउथ ईस्ट एरिया बदगुनिया है, डी शेप में है, और आपने ध्यान नहीं दिया, आपके ठेकेदार ने ध्यान नहीं दिया। यह कार्य वैसे तो
ड्राइंग डिज़ाइन के वक्त ही की जाती है, पर ड्राइंग डिज़ाइन के अगर वक्त ये मिस हो गया है, ऑनलाइन का ज़माना चल रहा है, आप रहते कहीं और हैं, नक्शा कहीं और से बनाते हैं, मेरे साथ भी ऐसे नक्शे आते हैं। मैं वहाँ पे क्लाइंट से स्पेसिफिक पूछता हूँ कि ज़मीन के डायगोनल साइज़ को ज़रूर मेंशन करें, मगर फिर भी अगर इतना आप नहीं कर पा रहे हैं, तो मौके पे कंस्ट्रक्शन होने से पहले ज़मीन की डायगोनल को ज़रूर नाप लें। वो सारे डायगोनल जो हों, जो 2 दीवार आपस में मिले, वो 90 डिग्री पे अवश्य मिले। अगर वहाँ पे कोई बदगुनिया है, तो यथासंभव कोशिश करें कि उसको निकाल के पार्किंग एरिया में, गार्डन एरिया में रखें। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक पॉइंट ये भी है, इसको भी कंसीडर करना चाहिए कंस्ट्रक्शन के दौरान। इन सारे विषयों का ध्यान रखते हुए आप अपने कंस्ट्रक्शन कार्य को जब पूरी कराएँगे, तो 100% वो सफलतापूर्वक पूर्ण होगी और वो सफल होगी और भूदेवी आपका साथ देंगी। नमस्कार।